हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज फॉलो कर रहे हैं। हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में पर डे के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एमसीक्यू के माध्यम समझते हैं। इसके साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं या फिर जिनसे भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, उन सारे फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, अगर आप नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखो और ये वीडियो भी आखिर तक देखना है, क्योंकि सारे सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये डेली करंट अफेयर सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो एक-एक करके जो है हम लोग उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। जाके चैनल को ज्वाइन करो ताकि आगे जितनी भी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी वो सारी हम लोग इसी में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग स्टैटिक पार्ट जीके से संबंधित भी वीडियोस को लेके आएँगे, जिससे कि आपका स्टैटिक पार्ट भी जो है कवर होता चले। इसीलिए जो है सारी पीडीएफ आपको यहीं पे अवेलेबल होने वाली है, चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हू लॉन्च्ड द ऑफिशियल वेबसाइट एंड लोगो ऑफ इंडियाज़ ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026, यानी कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किसने किया है? देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पहले समझ लो। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडियाज़ ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026, यानी कि बात ये है कि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है, ठीक है? वो 2026 में किसके हाथ में है? वो है हमारे भारत के हाथ में, ठीक है? और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है कि जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2006 में, ठीक है? लेकिन अब है 2026, तो इसकी स्थापना को 20 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? इसलिए भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरा एंगल भी मैं आपको बता दूँ, 2023 का अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे, तो जी20 के लोगों से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया था। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से जी20 के लोगों से संबंधित सवाल आया था। इसीलिए जो है हो सकता है कि इस बार भी एक लोगो लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, तो इससे भी संबंधित आपसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो ये जो लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है, वो लॉन्च की हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं, जयशंकर जी, ठीक है? उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है? यानी कि एस जयशंकर ने इनको लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तो सही आंसर हो गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसको लॉन्च किया है, यानी कि लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर जानते हैं कि इस न्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जानो कि जो इंडिया ने जो है ये चेयरमैनशिप जो है वो 2026 में जो है अटेन करी है, यानी कि ब्रिक्स का जो अध्यक्ष है इस टाइम पे वो कौन है? वो भारत है, ठीक है? और यहाँ पर देखो ये जो 20 साल जो है पूरे होने वाले ब्रिक्स को, क्योंकि 2006 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, अब चल रहा है 2026, तो 20 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके साथ-साथ में यहाँ पर जो लोगो लॉन्च किया है, ये थोड़ा-सा इंडिया के विज़न को भी जो है शोकेस करता है। बेसिकली बात ये है कि इंडिया के विज़न यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है ना, उसको लेके चलना, यानी कि जितने भी देश हैं, उनको साथ में जोड़ के चलना और इसके साथ-साथ में जो है वो ग्रेटर ग्लोबल वेलफेयर को जो प्रमोट करना और जो अनसर्टेनिटीज़ आ चुकी हैं, उसको भी जो है मेंशन करना। देखो, ये सारी चीज़ें भारत के विज़न को दिखा रही हैं। इसके बाद जो है गाइडिंग अप्रोच की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है भारत जो है वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट और पीपल सेंट्रिक अप्रोच की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी कि जो है मानवता के कल्याण के लिए यहाँ पे भारत बात कर रहा है, जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ही विजन से जो है वो अलाइन कर रहा है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसकी थीम भी थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि थीम से रिलेटेड आपसे डायरेक्टली सवाल बन जाएँगे। तो 2026 को जो थीम रखी गई है, वो रखी गई है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? ये थीम आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। अब थोड़ा-सा आगे देखते हैं, तो बेसिकली लोगों पे भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी कि 2023 में यूपी पीसीएस के पेपर में जो जी20 समिट हुई थी, उसके लोगो से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया था। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं लोगो की। तो बेसिकली जो है ये आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे, ये जो है हमारा लोगो है ब्रिक्स का, जो भारत के जो विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है? इस तरीके से कमल की जो आपको फूल दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, जो हमारा जो भारत का नेशनल फ्लावर है ना, उससे इंस्पायर है, ठीक है? लोटस से, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद जो है ये जो लोगो है ना, ये क्या-क्या सिम्बोलाइज़ कर रहा है, यानी कि इसके सिंबल में क्या-क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है? तो जो रेजिलियंस और रिन्यूएबल की बात करता है, उसके बाद जो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करता है, फिर ये स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हार्मनी की भी बात कर रहा है, ठीक है? इसके बाद जो है यहाँ पर एक बात बोली गई है कि टुगेदरनेस फॉर ग्लोबल वेलफेयर, यानी कि ग्लोबल वेलफेयर के लिए हमको साथ में आना पड़ेगा, जितने भी देश हैं। किसी एक के कहने से, किसी एक के करने से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती है, ठीक है? एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि हम सबको एक जो ग्लोबल पीस के लिए सामने आना पड़ेगा, तो विश्व के कल्याण के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, ठीक? और ये जो है ना, जो भारत की हमेशा फिलॉसफी रही है वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है? यानी कि एक ही
पृथ्वी है तो सभी पृथ्वी पे जो प्राणी है वो हमारे एक फैमिली के रूप में है। तो ये एक भारत की फिलॉसफी रही है, तो ये लोगो भी इसी को शोकेस कर रहा है, ठीक है? अब इसके फीचर्स की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि इसपे आपको दिख क्या रहा है, ये क्या-क्या चीज़ें जो हैं, वो कहाँ कौन-सी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? सबसे पहले जो है इसकी शेप जो है वो लोटस शेप है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकता है, ठीक है? जो कि जो है इंडिया की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करता हुआ दिखता है और एडवर्सिटी के थ्रू जो ग्रोथ होती है ना, उसको जो है ये दिखाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर इसके बाद जो है आपको नमस्ते हैंड एट सेंटर आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से यहाँ पर आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि ये हाथ जोड़ रहा है, नमस्ते कर रहा है, ठीक है? ये भी हमारे एक इंडियन कल्चर को दिखा रहा है, किस तरीके से हम लोग नमस्ते करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो है 5 कलर की यहाँ पर आपको पत्तियाँ दिख रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कलर की आपको पत्तियाँ दिख रही हैं। ये क्या मतलब हुआ? तो ये बेसिकली जो है जो फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स के, ठीक है? यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन पाँचों को जो है ये रिप्रेज़ेंट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? इसके बाद जो है ये एक बैलेंस डिज़ाइन के रूप में सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी अमंग डाइवर्स कल्चर की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है? इकोनॉमी की बात की गई है और पॉलिटिकल सिस्टम की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है? फिर इसके साथ-साथ में जो है ब्रिक्स इंडिया वेबसाइट को भी लॉन्च किया जाता है, जिसमें जो है ब्रिक्स से संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी, आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब थोड़ा-सा ब्रिक्स भी जान लो, क्योंकि ब्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गनाइज़ेशन है, तो इस तरीके से जब चर्चा का विषय है, तो हमको ब्रिक्स भी समझ लेना चाहिए। एक इस तरीके से अगर मान लो आपसे डायरेक्टली स्टैटिक के रूप में अगर सवाल बनेगा, तो क्या-क्या बन सकते हैं? तो सबसे पहले देखो इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिम ओ'नील, ठीक है? उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरीके से जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना है, ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है? उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना ये सभी देश मिलके एक ग्रुप बनाएँ, जिससे कि इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिले। उनके जो है जो आस-पास का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा-सा बूस्ट करे और जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है इन देशों के बीच हो सके, ठीक है? तो उन्होंने जो है 2001 में जो है इस तरीके का एक सुझाव देते हैं। तो सुझाव को थोड़ा-सा सीरियस लेते हुए 2006 में ब्रिक का जो है गठन कर दिया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि ब्रिक बेसिकली क्या है? तो यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही शामिल थे। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा है। साउथ अफ्रीका कब जोड़ा गया? साउथ अफ्रीका को जो है 2010 में जो है जोड़ा जाता है। तो पहले जो है ये ब्रिक था, लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका जोड़ के यहाँ पर ब्रिक्स जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फाउंडिंग मेंबर जैसा कि हमने जाना ही कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके फाउंडिंग मेंबर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अदर मेंबर्स की भी बात करते हैं, क्योंकि अब ये एक्सपेंड भी हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात होगी इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई जो हैं, इन्होंने जनवरी 2024 में इसको जॉइन किया था। फिर उसके बाद जो इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हुआ, जो होता है जनवरी 2025 में, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। पार्टनर कंट्रीज़ की बात करते हैं जिन्होंने 2025 में इसको जॉइन किया है, तो वो कौन-सी है? बेलारूस, बोलीविया, तजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम, ठीक है? ये सारी जो हैं ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज़ में आती हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो गई। इसके बाद जान लेते हैं कि ब्रिक्स जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या-क्या जो है ग्लोबल लेवल पे कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 49.5% के अराउंड जो है यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो ब्रिक के मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और जो ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 40% ग्लोबल जीडीपी होल्ड करते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई और 26% जो है इंटरनेशनल ट्रेड का जो है करते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये सारी चीज़ें थी जितना भी हमने जाना, ब्रिक्स के लोगों के बारे में समझ लिया, इस इवेंट के बारे में जान लिया कि कौन-कौन से इवेंट हुए, इसमें क्या-क्या चीज़ें लॉन्च हुई, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? यानी कि स्टार्टअप इंडिया पहल आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में इस तरीके की पहल को लॉन्च किया जाए, यानी कि 2016 में इस स्कीम को जो है लॉन्च किया जाता है। थोड़ा-सा डिटेल जानते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है और इसका जो है पर्पस क्या है? तो ये पर्पस है कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ये प्रमोट करना और इसके साथ-साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है मजबूती देना। जिससे कि क्या होगा कि भारत जो है जॉब सीकिंग से जॉब क्रिएटिंग नेशन के रूप में बदलेगा, ठीक है? यानी कि जॉब ना करते हो, अब यहाँ पर जॉब क्रिएट होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हुआ। कब लॉन्च हुई थी इंपॉर्टेंट है, ये 16 जनवरी को यहाँ पर लॉन्च हुई थी 2016 में, ठीक है? और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो है 16 जनवरी जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में ही मनाया जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको नहीं पता हो तो इंपॉर्टेंट डेज से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में बनते ही हैं। तो यहाँ पर एक याद रखना कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को ये डे मनाया जाता है, ठीक है? इसकी नोडल एजेंसी याद कर लो, तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और इसके साथ-साथ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है? इसकी जो है बेसिकली 3 पिलर हैं, यानी कि इस स्कीम में 3 महत्वपूर्ण बातों पर जो है चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली बात ये है कि सिम्प्लिफिकेशन और हैंड होल्डिंग की बात की गई है। यानी कि यहाँ पर जो है ईज़ ऑफ कंप्लायंस करना, ठीक है? रेगुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, पेटेंट फैसिलिटेशन करना, ठीक है? इम्प्रूव मार्केट एक्सेस करना। यानी कि बात ये है कि जो इकोसिस्टम स्टार्टअप का जो क्रिएट करने वाले हैं, तो स्टार्टअप के सामने जो भी दिक्कतें आती हैं, उसको थोड़ा-सा ईज़ी करना, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को थोड़ा-सा ईज़ी करना। जिससे क्या हो कि नया स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट हो सके, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर इसके बाद फंडिंग सपोर्ट को भी जो है यहाँ पर एक बढ़ावा देना कि
इससे क्या होगा कि मान लो किसी को फंड की दिक्कत आ रही है, तो इससे क्या होगा कि फंड की समस्या को भी दूर किया जा सकता है, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्रिएट करने में किसी भी तरीके की बाधा ना आए, ठीक है। ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट थी। ये याद रख लेना कि नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो 16 जनवरी को ही मनाया जाता है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि विच वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर अग्रीड टू ऑफर हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू यूएस प्रेसिडेंट। यानी कि किस वेनेजुएला के विपक्षी नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक देने पर सहमति व्यक्त की है। तो बात ये देखो, तो वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर हैं माचाडो, ठीक है। उनको जो है 2025 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है वेनेजुएला काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहा है कि किस तरीके से उनके जो राष्ट्रपति मादुरो थे, उनको अमेरिका के द्वारा किडनैप कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर थी माचाडो, उन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपना जो पीस प्राइज़ था वो ऑफ़र करने की बात कही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, मारिया कोरिना मचाडो जो हैं, इन्होंने जो है इस तरीके की जो है एक्टिविटी की है। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी इससे पहले इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट हमको देखने को नहीं मिला है कि किस तरीके से अपना नोबेल प्राइज़ जो है वो गिफ्ट करने की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। तो बात ये है कि 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है मारिना कोरिना मचाडो को। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं कितना खुश है डोनाल्ड ट्रंप, उनको हाई फाइनली जो है पीस प्राइज़ मिल ही रहा है, क्योंकि वो कई मंचों पे कहते आए हैं कि मुझे पीस प्राइज़ चाहिए, मैं शांति का दूत हूँ। लेकिन अब उनको नोबेल कमेटी के द्वारा नहीं मिला, तो उन्होंने मचाडो के द्वारा ही ये जो पुरस्कार है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि इन्होंने गिफ्ट कर दिया। अब ये थोड़ा-सा डिबेट का इश्यू बन चुका है, क्योंकि ऐसे कभी कोई ऐसी घटना हुई नहीं है कि किसी ने अपना नोबेल प्राइज़ जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया हो। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर चर्चा का विषय रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी चर्चा हो रही है कि जो नोबेल लॉरिएट हैं, वो अपना प्राइज़ जो है वो एज़ अ गिफ्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये थोड़ा-सा एक यहाँ पे डिबेट यहाँ पर हो चुकी है। बट हमको जानना पड़ेगा कि नोबेल पीस प्राइज़ बेसिकली है क्या? ठीक है? तो सबसे पहले जानो कि ये क्यों दिया जाता है? तो बात ये है कि ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है? ह्यूमन काइंड के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर पीस आ रही है, हार्मनी क्रिएट हो रही है किसी एरिया में, अगर कोई आर्म रिबेलियन हो रहा है तो उसको आप शांत करा पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तब आपको जो है कंसिडर किया जाता है नोबेल कमेटी के द्वारा कि हाँ, ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है? इसी तरीके का काम इन्होंने भी किया था, जो मचाडो है, इन्होंने वेनेजुएला में जो है, वो जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो भी वायलेशन हो रहा था, उसके खिलाफ जो इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसीलिए जो है ये उनको अवार्ड मिला था, लेकिन अभी उन्हें गिफ्ट कर दिया है, ठीक है? अवार्ड किसके द्वारा किया जाता है? तो नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है ना, उसके द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है, 1901 से ये दिया जा रहा है, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। क्राइटेरिया बेसिकली वही है कि पीस एफर्ट को लाना, डिसआर्मामेंट करवाना, नेगोशिएशंस करना, ह्यूमन राइट्स के की बात करना, ठीक है? डेमोक्रेसी को जो है वो एस्टेब्लिश करना, इसके साथ-साथ में जो क्लाइमेट और एनवायरमेंटल एफर्ट्स है ना, उसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है? तो ये सारे पैरामीटर पर जो है देखा जाता है। इसमें बेसिकली गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है? एक डिप्लोमा मिलता है और ऑलमोस्ट 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन मिलते हैं, ठीक है? ये चीज़ थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ भारतीयों को भी जो है ये प्राइज़ मिला है, ठीक है? वो कौन-कौन से भारतीय हैं? तो बेसिकली सबसे पहले मदर टेरेसा जी को मिला, जो 1979 में मिला। 14th दलाई लामा थे, उनको ये मिलता है 1989 में। और इसके बाद जो है 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को जो है ये पुरस्कार मिलता है। कमेंट में आंसर बता देना कि कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ ये अवार्ड मिला है, ठीक है? उनका नाम कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इंडिया एंड इज़राइल रिसेंटली साइन्ड अ जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन व्हिच सेक्टर? यानी कि भारत और इज़राइल ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बात यह है कि अभी भारत और इज़राइल मिलते हैं और उन्होंने जो है भारत के फिशरी सेक्टर और एक्वाकल्चर को जो है प्रमोट करने के लिए इस तरीके के एमओयू को साइन किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। तो बात यही हुई है कि इंडिया और इज़राइल ने साइन कर दिया है एक जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, जो कि एनहांस करेगा कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में, जिससे क्या होगा कि फिशरी कल्चर और एक्वाकल्चर जो है वो प्रमोट होगा। अभी रिसेंटली एक हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी कि भारत के फिशरी सेक्टर की हमने बात करी थी कि भारत का फिशरी सेक्टर ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा जो है ग्रोथ लेके आया है। तो इसको भी कमेंट में आंसर बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो है भारत का फिशरी प्रोडक्शन कितना हो गया है, ठीक है? और एक और आंसर बताना कि प्रोडक्शन के मामले में भारत का वर्ल्ड में कौन-सा स्थान है फिशरी प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया है डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा है, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो बेसिकली बात ये है कि जो सेकंड ग्लोबल समिट होती है ब्लू फूड सिक्योरिटी पर, जिसका जो है थीम थी सी द फ्यूचर 2026, ये जो है इज़राइल में जो है इसका आयोजन किया गया। उसी
उपलक्ष्य में जो है ये समझौते पर जो है वो साइन होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा और इसके साथ-साथ में जो है प्रमोशन किया जाएगा जिससे कि फिशरी और एक्वाकल्चर एक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल की हू अमंग द फॉलोइंग विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, यानी कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि होंगे? तो वो हर साल जो है 26 जनवरी को परेड होती है, उसमें कोई ना कोई चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो इस बार भी जो है बुलाए गए हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? तो वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट्स ऑफ ईयू काउंसिल एंड ईयू कमीशन, यानी कि यूरोपीय संघ परिषद और यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। देख लेते हैं कि ये कौन-कौन से काउंसिल है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो है सबसे पहले जो है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की बात करते हैं, तो इसको जो है 1958 में गठित किया जाता है, ठीक है। इसका रोल क्या होता है? तो ये बेसिकली जो ईयू मेंबर हैं, उनकी गवर्नमेंट को जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जो है ईयू के लॉ को अडॉप्ट करने की यहाँ पे बात की गई है। फिर जो है ईयू की पॉलिसीज़ के मध्य जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाने की यहाँ पर बात करता है, ठीक है। मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये सारे मेंबर जो हैं वो ईयू काउंसिल में शामिल हैं, ठीक है। प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो 6-6 महीने की जो है प्रेसिडेंसी होती है, जो कि रोटेट होती रहती है ईयू कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। करंट प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो साइप्रस जो है करंटली जो है इसमें प्रेसिडेंसी इसको मिली है जनवरी 2026 में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ब्रसेल्स, बेल्जियम जो है यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद यूरोपियन कमीशन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि इसके भी जो है अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है। तो ये जो है 1958 में इसको भी स्थापित किया जाता है। इसका रोल क्या होता है? तो ये बेसिकली प्रमोट करता है जो जनरल इंटरेस्ट हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के, उनको जो है प्रमोट करता है। इसके बाद जो है ये ईयू के लेजिस्लेशन को जो है ये प्रपोज़ करता है और उसको एनफोर्स करने की यहाँ पे बात करता है। इसके बाद जो है ईयू की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है और जो ईयू का जो बजट है ना, उसको जो है ये मैनेज करने की बात करता है। तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये भी ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल देख लेते हैं। एट नमो बुक फेस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, यानी कि नमो बुक फेस्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का विमोचन किया है? तो बेसिकली बात यह है कि एक नमो बुक फेस्टिवल होता है जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ही विचारों को देखते हुए उन्हीं के जो है आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए 2 दिवसीय जो है एक जो फेस्ट का आयोजन किया जाता है। वहीं पर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये 2 बुक जो हैं वो लॉन्च करी हैं। वो कौन-कौन सी हैं? तो वो है जैन वी बानो और महात्मा, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक हो सकती हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 बुकों को जो है रिलीज़ किया है, जो कि नमो बुक फेस्टिवल में यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब कौन-कौन सी हैं? तो जैन बी वानो और महात्मा हैं, ठीक है। ये नई दिल्ली में इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नमो बुक फेस्टिवल के बारे में जान लें तो बेसिकली जो है ये 2 दिवसीय जो है लिटरेरी इवेंट है। बेसिकली जो है यहाँ पर जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी लाइफ से संबंधित, उनके आइडियाज़ से संबंधित, उनके लीडरशिप से संबंधित बुक्स को जो है यहाँ पर वो फीचर किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि हू अमंग द फॉलोइंग बिकेम द इंडियाज़ 92nd चेस ग्रैंड मास्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत का 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो इसका सही आंसर हो गया आर्यन बाशने जो है वो 92nd जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये चेस से संबंधित एक इवेंट है जो कि सबसे बड़ा जो है इवेंट माना जाता है। ये बेसिकली कहाँ हुआ था? जो अर्मेनिया में ये टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये बेसिकली जो है ये हाईएस्ट टाइटल होता है चेस का, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 92nd नंबर के जो है ये बन गए हैं। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। अब देखते हैं अगला सवाल। The two-day annual monastic festival Spituk Guster has commenced in which of the following states UTs of India, यानी कि 2 दिवसीय मठ उत्सव स्पितुक गुस्टर किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो बेसिकली बात है कि लद्दाख में इस तरीके के जो है फेस्टिवल को मनाया जाता है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपसे सवाल इससे बन सकते हैं जिसमें फेस्टिवल से संबंधित भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो कहाँ मनाया जाता है? तो ये बेसिकली 2 दिवसीय एक एनुअल मोनेस्टिक फेस्टिवल है जो कि स्पितुक मोनेस्ट्री है ना लद्दाख में, वहाँ पर जो है इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसका पर्पस बेसिकली क्या है? तो ये बेसिकली पीस और हार्मनी का एक त्योहार है। इसमें जो है बेसिकली बोला जाता है कि पूरे विश्व में जो है शांति रहे, ठीक है। और इसके साथ-साथ में जो पीस को जो प्रमोट करने की इसमें बातें की जाती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो बुराई पर अच्छाई की जो है जीत का एक प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और बेसिकली ऐसा भी माना जाता है कि जो लद्दाख का जो हार्श विंटर होती है ना, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसका पहला फेज़ जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसलिए जो है ये मनाया जाता है कि अब एक और फेज़ बचा हुआ है, इसको जो है इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप इस तरीके से देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर इवेंट होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि व्हिच इंडियन स्टेट लॉन्च दी गृहलक्ष्मी
डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि कौन-सा भारतीय राज्य गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। तो बेसिकली बात है कर्नाटक राज्य ने इस तरीके की एक पहल को लॉन्च किया है, जिसका पर्पस क्या है, तो जो महिलाओं को विकसित करना, यानी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, इसीलिए जो है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको प्रमोट करने की यहाँ पर बात की गई है। किस तरीके से पॉलिसीज़ के माध्यम से जो महिला उद्यमी हैं, उनको जो है वो बढ़ावा दिया जा सके और वो जो है हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उसमें जो है कंट्रीब्यूट कर सकें और साथ-साथ में जो है उनका भी जो है एक एम्पावरमेंट हो सके। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।